बिहार न्यूज लाइव जोधपुर संवाददाता संतोष रिवाड़िया के साथ आपको बता दें कि स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान का 2 दिवसीय प्रांत विचार वर्ग एवं कार्यशाला पाली जिले के जाडन स्थित ओम विश्वदीप गुरुकुल आश्रम के सभागार में प्रारंभ हुई। प्रांत प्रचार प्रमुख मिथिलेश झा ने बताया कि उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष सुरेश भाभू तथा मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉक्टर अश्वनी महाजन रहे। प्रांत सह प्रचार प्रमुख राधेश्याम बंसल ने बताया कि उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अश्वनी महाजन ने विचार वर्ग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अन्य संगठनों में जिस प्रकार प्रशिक्षण वर्ग इत्यादि होते हैं वैसे ही स्वदेशी जागरण मंच में विचार वर्ग होता है। स्वदेशी जागरण मंच कोई संगठन नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है जहां के कार्यकर्ता विभिन्न विषयों पर विचार मंथन मनन करते हुए समाज के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के बारे में उन्होंने बताया कि जब हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि देश की आकांक्षाओं पर प्रहार करते हुए विदेशी कानूनों तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कानून बनाने लगे, विदेशी दबावों में आकर कृषि, सेवा क्षेत्र, आईपीआर इत्यादि को बदलने के लिए कानून लाना चाहते थे, जिसके कारण स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय था। तब समाज की जिम्मेदार व्यक्तियों ने 1991 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की तथा ये तय किया कि सरकारों की कोई राजनीतिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी हो सकती है परंतु जनता की नहीं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए जनजागरण व जनसंघर्ष के लिए स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि यह विचार वर्ग देश की आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वार रूम जितना महत्व रखता है। आजकल के समय में विदेशी दबावों में देश की चुनी हुई सरकार देश विरोधी कानून बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। जीएम सीड का उदाहरण देते उन्होंने बताया कि दुनिया के देशों में बीज बनाने वाली कंपनियों ने अपना आधिपत्य जमाया। ऐसे बीजों से खेती करने पर किसान स्वयं बीज नहीं बना पाता और उन्हें मजबूरन बीज निर्माता कंपनियों से बीज महंगे दागों में खरीदने पड़ते हैं। जीएम सीड तथा विभिन्न पेस्टिसाइड्स के उपयोग से पूरे विश्व में कैंसर के मामले बढ़े हैं, किंतु भारत में स्वदेशी जागरण मंच के संघर्षों का परिणाम है कि यहाँ बीटी कॉटन आने के बाद 15-20 वर्षों में एक जीएम बीज भारत में नहीं आने दिया गया। ये स्वदेशी जागरण मंच ही है जिसने कहा कि यदि चीन के 90% सामान पर टैरिफ 0% हो जाएगा तो हमारे उद्योग धंधे समाप्त हो जाएंगे, जिसके चलते 400 जिलों में एक साथ स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जिलाधीशों को ज्ञापन देकर बैंकॉक समझौते में प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर नहीं करने के लिए विवश किया। विभिन्न कानून यथा भूमि सुधार कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, जीएम क्रॉप्स इत्यादि विषयों पर भी स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने व्यापक जन जागरण तथा संघर्ष द्वारा जीत हासिल की। स्वदेशी जागरण मंच देश को महान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी बड़ी कंपनी की विरोधी नहीं, किंतु यदि उसके कारण लघु एवं कुटीर उद्योग, कृषि, गरीब, युवा तथा किसान कमजोर होता है तो ऐसे विकास का स्वदेशी जागरण मंच विरोध करेगा। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आर्थिक नीतियां बनाते समय नीति निर्धारकों को ये सुनिश्चित अवश्य करना चाहिए कि बनाई गई आर्थिक नीतियां अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही है अथवा नहीं। कार्यक्रम को प्रसिद्ध उद्योगपति श्री विनय बम्ब मोहन जाट, स्वदेशी जागरण मंच क्षेत्र संयोजक डॉक्टर सतीश आचार्य, विचार विभाग प्रमुख अनिल वर्मा, कृषि प्रकोष्ठ के भागीरथ चौधरी, संघ के विभाग कार्यवाह भुवन दवे, वरिष्ठ उद्यमी किशोर सिंह, स्वदेशी शोध संस्थान के डॉक्टर कृष्ण अवतार गोयल, राष्ट्रीय परिषद सदस्य समुद्र सिंह फगोरा, किसान संघ मंत्री नरेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त दिन भर चले विभिन्न सत्रों में देवारम जौसन, गिरधारी सिंह राजपुरोहित, कमलेश गहलोत, शुभ सिंह सोढ़ा, किशोर सिंह, देवादान, डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी, विश्वदीप गुरुकुल महाविद्यालय के निदेशक सुरेश गर्ग, क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख सुदेश सैनी, प्रांत संयोजक प्रमोद पालीवाल, प्रांत समन्वयक रमेश बिश्नोई, युवा आयाम प्रमुख रमेश सोनी, प्रांत विचार विभाग प्रमुख अशोक जोशी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य डॉक्टर दर्शन आहूजा, प्रांत सह महिला प्रमुख पूनम शर्मा इत्यादि ने संबोधित किया।
2 दिवसीय विचार वर्ग एवं कार्यशाला के प्रथम दिन की विभिन्न सत्रों में स्वदेशी जागरण मंच के 13 जिलों से पधारे विभिन्न कार्यकर्ता, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय अधिकारी तथा स्थानीय नागरिक, स्थानीय उद्योगपति तथा संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। चीन के साथ हमारा कोई समझौता हुआ नहीं है और RCEP में तो चीन भी है। अगर चीन से आने वाले 90% सामानों पर 0 टैरिफ हो जाएगा तो हमारे पास कोई तरीका नहीं बचेगा कि हम अपने उद्योगों को बचा सकें, जो पहले से ही बहुत बड़े संकट में है चीनी डंपिंग के कारण। सरकार को बात समझ में आई और दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ और पूरे दुनिया में स्वदेशी जागरण मंच के नाम से गया। ये एक ही संगठन है जिसने सरकार को बाध्य कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी बैंकॉक में गए, मंच से उठे, हस्ताक्षर करने के लिए टीम गई हुई थी, मंच से उठे, उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि मैं इस समझौते पर हस्ताक्षर करूं। मित्रों, वो समझौता नहीं हुआ। ये कैसे संभव होता है? ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश में हमारे स्वदेशी जागरण मंच के जिला तक के कार्यकर्ताओं को RCEP क्या है, जहां पूरे बुद्धिजीवी वर्ग को भी मालूम नहीं था कि RCEP क्या है, उसके क्या खतरे हैं, हमारे जिला तक के कार्यकर्ताओं को इस बात का समझ थी और 400 जिलों में जिलाधीश के सामने स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसके कारण सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। मैंने जैसे कहा, ये काम तो हमारा है और इसके लिए हमें गर्व है कि चाहे वो किसान के विरोध में भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की बात थी, चाहे वो GM की बात थी, चाहे वो RCEP की बात थी, चाहे वो एयर इंडिया के अधिग्रहण के प्राइवेटाइजेशन की बात थी, चाहे दूसरे कुछ जितने भी विषय रोज आते हैं, इसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी। इस देश को हमने महान बनाना। अभी तक दुनिया में क्या चल रहा है? एक तरफ पूंजीवाद चल रहा है। पूंजीवाद के तहत हम कहते हैं कि हाँ, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां विकसित होंगी, Amazon, फ्लिपकार्ट बनेगी, पेप्सी, कोक होगा, बाकी दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां होगी। हमारे देश की भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, दूसरे लोग हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये बात भी सच है, अगर इसके कारण हमारे देश के लोगों का रोजगार घटता है, अगर इसके कारण हमारा गरीब उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती है, अगर हमारे लघु उद्यमी संकट में रहते हैं, अगर हमारे कुटीर उद्योग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अगर हमारी कृषि पीछे रह जाती है, अगर हमारा किसान कमजोर रह जाता है, तो ऐसे विकास की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा विकास जो मात्र 5-7% लोगों को लाभ देता हो, इस प्रकार के विकास की जरूरत नहीं है। अभी वर्तमान सरकार गरीबों के उत्थान के लिए बहुत काम कर, हमने देखा, और वो बहुत सही दिशा में। हमने देखा कि पिछले 10 सालों में 3 करोड़ घर बनाए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, 1 करोड़ घर बनाए गए हैं शहरी क्षेत्रों में। हर घर में बिजली पहुंची है, हर घर में पानी का कनेक्शन पहुंचा है, हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा है, स्वच्छता का इंतजाम हुआ है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी विकसित हुई हैं। और इसके कारण विश्व बैंक ने यह कहा है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बराबरी वाला देश बन गया है।
ये सोच हमारे उस विचार की विजय है जिसमें कहा जाता है कि जब आप आर्थिक नीतियां बनाएं तो उसमें इस बात का विचार करें कि क्या वो आर्थिक नीति पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही। यही बात महात्मा गांधी ने भी कही, यही बात दीनदयाल जी ने भी कही, तो यही बात दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भी कही। हमारी नीतियां ऐसी बननी चाहिए जिससे हम अंतिम व्यक्ति का विचार करें। लेकिन क्या यही एक अंतिम लक्ष्य है? क्या यह संभव है कि जब ये घर 10-20 साल के बाद उनको मरम्मत की जरूरत पड़ेगी या बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्या यह संभव हो सकेगा कि जिन लोगों के वो घर बने हैं वो अपनी आमदनी से, अपनी मेहनत से उस घर को दोबारा बना सकें? क्या यह संभव होगा कि जो हम गरीब के लिए पैसा पहुंचा रहे हैं वो हमेशा पहुंचाया जाता रहेगा सरकार के माध्यम से? हम देखते हैं कि दुनिया में किसी देश के लिए ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। वेनेजुएला का हमारे पास उदाहरण है। वेनेजुएला एक डेवलप्ड कंट्री होता था, डेवलप्ड देश होता था, विकसित देश था। वहां के लोगों के पास तमाम सुविधाएं थी, सरकार उससे भी ज्यादा उनको दिया करती थी। लेकिन जैसे ही तेल की कीमत कम हुई, सरकार की आमदनी घटी, भ्रष्टाचार बढ़ा, वहां आज ये स्थिति है कि पिछले कुछ सालों में वहां के लोगों की